वेलकम टू ऑल ऑफ हमारा स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 12 है और इस लेक्चर में हम लोग नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर आप लोगों से कहा था कि हम लोग 2 लेक्चर लेंगे। किसका? पहला लेक्चर होगा how to calculate the valency factor of some important oxidizing agent and reducing agent। दूसरा लेक्चर हम लेंगे इक्विवेलेंट वेट का। आप टेंशन नहीं ले, सारा हम पढ़ाएंगे आपको, निश्चिंत रहें। चलिए, तो आज हम लोग का जो लेक्चर का टॉपिक है वह टॉपिक है नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लेकिन इसके पहले हम लोग ये देख लें कि इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था नॉर्मेटिव ऑफ डाइल्यूशन। तो नॉर्मेटिव ऑफ डाइल्यूशन पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था। आज हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग नॉर्मेटिव ऑफ डाइल्यूशन को रिकॉल कर लें और 1-2 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेटिव ऑफ मिक्सिंग। आइए, हम लोग का पिछले क्लास का जो टॉपिक था नॉर्मेटिव ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब एडिंग ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर है? मान लो सॉल्यूशन है, ठीक ठाक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, आवश्यकता के अनुसार सॉल्यूट भी ठीक ठाक है, सॉल्वेंट भी ठीक ठाक है। आपने क्या किया, इसमें सॉल्वेंट को ऐड कर दिया गया। क्या किया? सॉल्वेंट को ऐड कर दिया। आपने सॉल्यूट को ऐड नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, आपने सॉल्वेंट को ऐड किया तो सॉल्यूशन क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। बिल्कुल सही। क्यों? वैसा सॉल्यूशन जिसमें आवश्यकता के अनुसार सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाता है। वैसा सॉल्यूशन जिसमें आवश्यकता के अनुसार सॉल्वेंट की मात्रा कम हो उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और वैसा सॉल्यूशन जिसमें आवश्यकता के अनुसार सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा ठीक ठाक हो उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? समझ गए? तो मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, पिछले लेक्चर भी आप पढ़े थे। उस सॉल्यूशन का नॉर्मेटिव N1 है और वॉल्यूम V1 है। क्लियर है? आपने क्या किया, इसमें सॉल्वेंट को ऐड कर दिया। उससे क्या हुआ, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया और सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट होने के बाद ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। इसका नॉर्मेटिव आपने माना N2, वॉल्यूम माना V2। तो स्वाभाविक है इसका जो वॉल्यूम होगा इस सॉल्यूशन का इसके वॉल्यूम से ज्यादा होगा। क्यों? सपोज करो इसमें 100 ml वॉल्यूम था, आपने 50 ml और डाल दिया तो इसका वॉल्यूम 150 ml हो गया। तो इसका वॉल्यूम जो है इससे क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? इसको मान लो सॉल्यूशन फर्स्ट, इसको मान लो सॉल्यूशन सेकंड। लेकिन यहाँ पे आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जो इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है? इसमें भी है। तो इधर आइए, आपने पढ़ा नॉर्मेटिव इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और सॉल्यूट को आपने ऐड नहीं किया। इसका मतलब डाइल्यूशन के पहले जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट था डाइल्यूशन के बाद भी वही है। इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और सॉल्यूट सेम है। इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट क्या है? फिक्स है। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट फिक्स होगा तो नॉर्मेटिव वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा? इनवर्सली होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम V2 V1 से ज्यादा होगा तो नॉर्मेटिव उसका इनवर्सली होगा, N1 N2 से ज्यादा होगा। क्लियर? अब मुझे ये बताइए, जब दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट सेम है तो आप एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्यों? नॉर्मेटिव बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे? नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम। इधर आओ, इसका नॉर्मेटिव N1, अब वॉल्यूम V1 डाइल्यूशन के पहले, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट क्या होगा? नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होगा नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम, तो N1 V1। सेकंड सॉल्यूशन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम, N2 V2। क्लियर है? यहाँ दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अगर दे सेम है तो आप कह सकते हैं N1 V1 बराबर N2 V2 because number of gram equivalent of solute is same in both solution, solution first and solution second। हम लोग का फार्मूला आया था N1 V1 बराबर N2 V2। इसलिए इसको रिकॉल के ताकि अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड ऑफ V2 माइनस V1, बिल्कुल सही। अगर इसमें 100 ml वाटर था, आपने 50 ml और डाल दिया
तो डाइल्यूशन के बाद जो वॉल्यूम आया 150 ml हो गया। कितना डाला था? 150 माइनस 100 कर देना है, यानी कि V2 माइनस V1 यानी 50 ml डाला। क्लियर है, समझ गए? तो आज हम लोग इस पे क्या करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे। आइए, ये नीट 1991 का क्वेश्चन है। जब भी हम क्वेश्चन आपको देते हैं सबसे पहले आप ये देखा कि क्वेश्चन में डाटा क्या दिया है, उसके बाद आप क्वेश्चन को बनाइए। ए 5 मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलारिटी, आपने पढ़ा था। मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। मोलारिटी को मोलर सॉल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। ए 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 is diluted from 1 liter of volume of 10 liter the normality of solution will be। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी 5 है और उसमें सॉल्यूट है H2SO4 और उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। क्लियर है? वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी और आप उसमें सॉल्वेंट को डाल देते हैं तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाता है 10 लीटर। यानी डाइल्यूशन के पहले वॉल्यूम था 1 लीटर, डाइल्यूशन के बाद आपके द्वारा सॉल्वेंट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 10 लीटर। तो पूछ रहा है उस सॉल्यूशन का नॉर्मेटिव क्या होगा, यानी नॉर्मेटिव में क्या चेंजिंग आएगी। ये वही फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन N1 V1 बराबर N2 V2। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट है आपका H2SO4। क्लियर है? M1 मोलारिटी है 5, V1 आपका है 1 लीटर, V2 डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम है 10 लीटर। पूछ रहा है नॉर्मेटिव क्या होगा, N2 क्या होगा। सीख लो एक बार फिर से। ए 5 मोलर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी है 5, उसमें सॉल्यूट है H2SO4 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर। वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है, कैसे? आपने उसमें और सॉल्वेंट को ऐड कर दिया गया। जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ के हो गया 10 लीटर। तो कहता है उसका नॉर्मेटिव क्या होगा, यानी नॉर्मेटिव में क्या चेंजिंग आएगा। डाइल्यूशन के पहले नॉर्मेटिव क्या था और डाइल्यूशन के बाद नॉर्मेटिव क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब आपने सोचा। इसका मतलब क्या सोचा? इसका मतलब यह सोचा कि सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि डाइल्यूशन के पहले नॉर्मेटिव क्या था, उसके बाद हम लोग निकालेंगे डाइल्यूशन के बाद नॉर्मेटिव क्या है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम बात करें for H2SO4 के लिए। एसिड है आपका, जब इसको आप पानी में डालते हैं टूटता है 2H प्लस SO4 माइनस 2। मुझे ये बताओ ये कितना H प्लस आयन रिलीज करता है? 2। इसका वैलेंसी फैक्टर को हम बेसिसिटी कहते हैं, बराबर कितना? 2। हम जानते हैं नॉर्मेटिव बराबर होता है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, इसलिए N1 बराबर M1 इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलारिटी कितना है 5 और वैलेंसी फैक्टर 2 बराबर 10। क्लियर है? समझ गए? हम क्वेश्चन मिटाते हैं। जैसा कि आप पढ़े हैं फॉर डाइल्यूशन N1 V1 इक्वल टू द N2 V2, इसलिए N2 बराबर N1 V1 बाय V2। तो N1 आपका कितना है, कितना निकाले 10, V1 1 लीटर, V2 आपका 10 है। आंसर आ गया आपका 1 नॉर्मलिटी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए छोटो? कौन सा आंसर सही होगा हम लोगों का? ए इज द राइट आंसर। देखिए इतना बेसिक से हम आपके लिए बताएं ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में 1 मिनट के अंदर बन जाता, लेकिन मेन है कि आप समझे। अब दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में बना दें। क्लियर है? तो आप लिखिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेटिव ऑफ मिक्सिंग। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग। जिस प्रकार आप मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़े थे उसी प्रकार हम लोग स्टडी करेंगे नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग का।
मोलारिटी में हम लोग मोल की बात करते थे, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे, सब कुछ सेम होगा। क्लियर दैट? आइए, मैंने क्या किया कि दो सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकेंड। सॉल्यूशन फर्स्ट का नॉर्मेटिव N1 लिया, अब वॉल्यूम V1 लिया। सॉल्यूशन सेकेंड का नॉर्मेटिव N2 लिया, अब वॉल्यूम V2 लिया। क्लियर? अब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। क्या किया? मिक्स कर दिया और एक बड़ा कंटेनर में उसे डाल दिया। जो तीसरा सॉल्यूशन बन के प्राप्त हुआ उसे हम मिक्स सॉल्यूशन भी कहते हैं। उसका नॉर्मेटिव मैंने माना N3 और वॉल्यूम को V3। V3 बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए कि आप पढ़े हैं फार्मूला नॉर्मेटिव इक्वल टू द, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मेटिव इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। किसका ग्राम इक्विवेलेंट? ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मेटिव बराबर आप पढ़े हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। अगर द ग्राम इक्विवेलेंट फिक्स हो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो? फिक्स हो, तो नॉर्मेटिव और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली होता है। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर पूछेगा, क्या बोलोगे? नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए, इस सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन फर्स्ट का, अगर ये आपसे पूछे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू द नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम, N1 V1। सॉल्यूशन सेकंड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पूछेगा, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू द नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी N2 V2। सॉल्यूशन 3 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम N3 V3। V3 की जगह हम लोग V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। मुझे ये बताओ, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड को जब आपने मिक्स किया और सॉल्यूशन थर्ड बना, तो इसमें जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होगा और इसमें जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होगा, जब दोनों को जोड़ देंगे तो तीसरा सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? ये दोनों के सम के बराबर होगा। सपोज करो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 2 है, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट 3 है, इसका कितना हो जाएगा? 2 + 3 = 5। क्लियर है? स्वाभाविक चीज है। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर N3 V3। V3 की जगह V1 प्लस V2। इसलिए therefore N3 बराबर क्या होगा? N1 V1 प्लस N2 V2 बाय V1 प्लस V2। क्यों? Because number of gram equivalent of solute before mixing, mixing के पहले दो सॉल्यूशन अलग अलग था, सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड, must be equal to the number of gram equivalent of solute after mixing। जब दोनों को मिक्स करेंगे तीसरा सॉल्यूशन बनेगा, इसका जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा ये दोनों के सम के बराबर होगा। क्लियर है? इसी को मैंने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, देखिए यही फार्मूला को मैंने यहाँ पे लिखा है। नॉर्मेटिव ऑफ मिक्सिंग, नॉर्मेटिव ऑफ मिक्सिंग को नॉर्मेटिव ऑफ रिएक्टिव सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। क्यों? देखो, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, दोनों को मिक्स किए, एक तीसरा सॉल्यूशन ये बन गया, तो इसे हम कहेंगे मिक्स सॉल्यूशन या रिएक्टिव सॉल्यूशन या फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो नॉर्मेटिव ऑफ मिक्सिंग को नॉर्मेटिव ऑफ डाइल्यूशन भी कह सकते हैं, सॉरी, नॉर्मेटिव ऑफ मिक्सिंग को नॉर्मेटिव ऑफ रिएक्टिव सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, मिक्स सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, फाइनल सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट 2 सैंपल ऑफ सॉल्यूशन, आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी 2 ही ले, लेकिन मिनिमम 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 को मिक्स होता है ना, तीसरा प्राप्त होगा बाबू। सिंगल में क्या मिक्स की बात होगी, कम से कम 2 चाहिए। लेट 2 सैंपल ऑफ सॉल्यूशन सेम नेचर, वेरी रिमार्केबल पॉइंट, सॉल्यूशन का नेचर क्या है? सेम है। इसका मतलब यह है अगर इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट एसिड है तो इसमें भी सॉल्यूट एसिड होगा, अगर इसमें सॉल्यूट बेस है इसमें सॉल्यूट बेस होगा, यानी कि ये सॉल्यूशन एसिडिक, ये सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए, ये सॉल्यूशन बेसिक, ये सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए, दोनों सेम नेचर का सॉल्यूशन होगा। डिफरेंट नेचर की बात आज हम करेंगे आपके साथ, आप टेंशन नहीं लीजिए। सेम नेचर विथ नॉर्मलिटी N1 एंड N2, इसका N1 लिया, इसका N2 लिया,
and volume V1 and V2 respectively, इसका volume V1 इसका V2. When these solution are mixed, इन दोनों को मिक्स किया पहला दूसरा को, then normative of mixed solution is given as, क्या है फार्मूला बोलो, N1 V1 plus N2 V2 बराबर N3 V3, V3 की जगह V1 plus V2, N3 बराबर N1 V1 plus N2 V2 by V1 plus V2. इसे आप ये भी लिख सकते हो N3 इक्वल टू द N1 V1 plus N2 V2 by V1 plus V2 को फाइनल वॉल्यूम भी आप कर सकते हो। क्लियर दैट? अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आप इसको लिख लीजिए, अब हम लोग इस पे सवाल बनाएंगे, तब जाके हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। मेनली फार्मूला ध्यान में रखिए, ऑलरेडी आप मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में डिटेल से पढ़े थे, हम आपको बेसिक से पढ़ाते इसलिए मैंने दोबारा इसको रिकॉल किया, चाहता तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देता, लेकिन चलो भाई टाइम लगा, लेकिन आप अच्छा से समझ जाएं। क्लियर है? आप इसे लिखिए, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग पे क्वेश्चन कर लें। अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा, N3 इक्वल टू द N1 V1 प्लस N2 V2 बाय V1 प्लस V2, जहां पे N3 आपका कहलाता है नॉर्मेटिव ऑफ फाइनल सॉल्यूशन या नॉर्मेटिव ऑफ मिक्स सॉल्यूशन या नॉर्मेटिव ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। V1 प्लस V2 को कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ मिक्स सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। N1 V1 आपका है नॉर्मेटिव एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, N2 V2 है आपका नॉर्मेटिव एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, या आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, N2 V2 है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। जब वॉल्यूम लीटर में रहेगा तब, जब वॉल्यूम ml में रहेगा तब आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट सॉल्यूट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। क्लियर है? आइए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, अगर दी n लिखा हो या 1n लिखा हो तो समझना नॉर्मल सॉल्यूशन, n/2 हो या हाफ n हो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, n/10 हो या 1/10n हो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, n/100 हो या 1/100n हो सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, n/1000 हो या 1/1000n हो, इसको समझना है आपको मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। यहां आइए, अगर दी n/2 है इसका मतलब है नॉर्मेटिव हाफ है, n/10 इसका मतलब नॉर्मेटिव कितना है 1/10 है, n/5 इसका नॉर्मेटिव कितना है 1/5 है। क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कहता है 10 ml ऑफ n/2 HCl, 30 ml of n/10 HNO3 and 75 ml of n/5 H2SO4 are mixed together. Find out the normality of the mixture. तीन सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन का सॉल्यूट है HCl जो कि एसिड है, दूसरा सॉल्यूशन का सॉल्यूट है HNO3 जो कि एसिड है, तीसरा सॉल्यूशन का सॉल्यूट है H2SO4 जो कि एसिड है। यानी सेम नेचर ऑफ सॉल्यूशन है। अभी मैंने बात किया था कि अभी जो हम मिक्सिंग पढ़ रहे हैं सेम नेचर का डिफरेंट नेचर का भी हम पढ़ेंगे, टेंशन आप नहीं लीजिए। तो तीनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट एसिड है तो तीनों को मिला दीजिए, तो चौथा सॉल्यूशन जो बनके तैयार होगा उसका नॉर्मेटिव पूछ रहा है। हमने क्या किया था आपसे, आप दो ले लो, कम से कम दो सॉल्यूशन को मिक्स करो, तीन भी मिक्स करो, चार भी मिक्स करो, दो को मिक्स किया तीसरा का पूछेगा, तीन को मिक्स करोगे चौथा का पूछेगा नॉर्मेटिव, पांच को मिक्स करोगे छठा का पूछेगा। तो एकदम ये देखना है आपको कि कितना सॉल्यूशन मिक्स हो रहा है, इस पे आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, सिंपल है। दो सॉल्यूशन मिक्स होगा तीसरा का निकाल देंगे, तीन मिक्स होगा चौथा निकाल देंगे। आइए देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीन सॉल्यूशन है, तीनों में सॉल्यूट आपका एसिड है, सॉल्यूशन सेम नेचर का है, तीनों का नॉर्मेटिव दे दिया है, तीनों का वॉल्यूम दे दिया है, कहता है तीनों को मिक्स कर दो, चौथा सॉल्यूशन जो मिलेगा उसका नॉर्मेटिव क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन N1 फर्स्ट सॉल्यूशन का नॉर्मेटिव हाफ, n/2 को हाफ कर सकते हैं, V1 पहला का वॉल्यूम 10 ml, N2 दूसरा सॉल्यूशन का नॉर्मेटिव 1/10, n/10 को 1/10 कर सकते हैं, V2 30 ml,
N3 तीसरा सोल्यूशन नॉर्मेलिटी 1/5 n/5 को 1/5 कर सकते हैं। V3 75 ml। हम पढ़े हैं, हाँ पूछ क्या रहा है आपसे, N4 बराबर व्हाट। हम पढ़े फॉर मिक्सिंग N1V1 प्लस N2V2 प्लस 3 सॉल्यूशन है तो N3V3 बराबर N4V1 प्लस V2 प्लस V3, इसलिए N4 बराबर हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। N1 है हाफ आपका, वॉल्यूम है 10 प्लस N2 है 1/10, V2 है 30 प्लस N3 है 1/5, V3 है 75 बाय 10 प्लस 30 प्लस 75। ये 5 मट्टी कट गया, ये आपका 3 टाइम 30 15, जोड़ दीजिए आप 15 3 18 और 5 23 बाय 115 आएगा आपका 0.2 नॉर्मलिटी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझिए अच्छा से। N1 V1 N2 V2 N3 V3 हम लोगों ने लिख लिया डाटा से। N4 निकाला फॉर मिक्सिंग के लिए, फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा, क्लियर है, लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन और हम लोग देख लें नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग पे। 30 ml of 0.20 normality NaOH and 20 ml of 0.60 normality MgOH whole 2 are mixed together. Find the normality of the mixture. Just जैसा आपने पहला क्वेश्चन बनाया उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी बनाना है, इसमें कहीं कुछ अलग नहीं है। यहां पर क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है NaOH यानी बेस है, और दूसरा सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है MgOH whole 2 भी बेस है, यानी दोनों सॉल्यूशन सेम नेचर का है। क्योंकि दोनों सॉल्यूशन बेसिक है, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वह बेस है, तभी हम लोग मिक्सिंग सेम नेचर का पढ़ रहे हैं। डिफरेंट नेचर भी पढ़ेंगे, टेंशन आप नहीं लीजिए। तो पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 30 ml और नॉर्मलिटी है 0.20, सॉल्यूट है NaOH यानी बेस है। दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 20 ml, नॉर्मलिटी है 0.60, सॉल्यूट MgOH whole 2 यानी बेस है। कहता है दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिए, फिर तीसरा सॉल्यूशन जो मिला उसका नॉर्मलिटी क्या होगा, वही बात जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया आपको, क्लियर है। तो आइए इसको डील कर ले, थोड़ा देख ले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी N1 हम लोगों ने माना 0.20, वॉल्यूम है V1 30 ml। दूसरा सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 0.60, वॉल्यूम है V2 20 ml। N3 पूछ रहा है, जैसा कि हम जानते हैं फॉर मिक्सिंग N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू द N3V3 की जगह V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में आपका 3 सॉल्यूशन था, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, जितना हो मिक्स कर दो, फार्मूला सेम रहेगा। इसलिए N3 इक्वल टू द N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2। N1 है आपका 0.20, V1 है आपका 30 ml, 0.20 into 30 प्लस N2 है आपका 0.60, V2 है आपका 20 ml बाय V1 प्लस V2 20 प्लस 30 प्लस 20। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 80 बाय 50, आंसर होगा 0.36 नॉर्मल, 0.36 नॉर्मलिटी। क्लियर है, समझ गए बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे जब डिफरेंट नेचर ऑफ सॉल्यूशन मिक्स होगा तब हम नॉर्मलिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसको लिखिए। तो आइए अब हम लोग ये देखेंगे कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट एसिड है, एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट बेस है, यानी पहला सॉल्यूशन एसिडिक है और दूसरा बेसिक है, दोनों रिएक्ट करता है। उस कंडीशन में हम लोग नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन किस प्रकार एस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि
एक का सपोज करो पहला सॉल्यूशन का नॉर्मेटिव और वॉल्यूम दे दिया, दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, नॉर्मेटिव आपसे पूछ दिया। सपोज करो पहला सॉल्यूशन का नॉर्मेटिव वॉल्यूम दे दिया, दूसरा सॉल्यूशन का नॉर्मेटिव दे दिया, वॉल्यूम पूछ दिया, या वॉल्यूम दे दिया, नॉर्मेटिव पूछ दिया। यानी नॉर्मेटिव और मोलारिटी और नॉर्मलिटी, जब भी आप रिलेशन देखना चाहें तो एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, नॉर्मेटिव इक्वल टू द होता है मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हर समय ध्यान रखना है ताकि इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आज हम लोगों का जो मेन पॉइंट है कि एक सॉल्यूशन एसिडिक है, दूसरा बेसिक है, दोनों मिक्स का होता है यानी कि रिएक्ट करता है, तब जाकर के उस कंडीशन में नॉर्मलिटी और वॉल्यूम, मोलारिटी और वॉल्यूम का रिलेशन किस प्रकार हम देख सकते हैं। मोलारिटी भी दिया रहेगा, नॉर्मेटिव पे लाके तो उसको तोड़ देंगे कैसे, आइए हम लोग सीखते हैं। नोट मैंने लिखा, नोट में VVI वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट FR4 कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कंप्लीट तो आप समझते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड और बेस रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि एसिड और बेस को जब आप मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसा कि आप सपोज करो HCl ले लो, बेस में NaOH ले लो, HCl आपका एसिड है, तो आपका फॉर्मेशन होता है NaCl प्लस वाटर। कैसे बनता है सो देखो, HCl किसमें टूटता है, H प्लस Cl माइनस, NaOH किसमें टूटता है, Na प्लस OH माइनस। ध्यान दीजिएगा, तो प्लस चार्ज किसे रिएक्ट करेगा, माइनस से Na प्लस Cl माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बन गया NaCl, अब प्लस H प्लस OH माइनस, क्या बनेगा वाटर। क्लियर है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का मीनिंग होता है एसिड बेस रिएक्शन। इसे क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। ये नहीं पढ़ना एसिड माइनस बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस को लिए सॉल्ट और वाटर बना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 100% रिएक्ट कर गया, यानी कंप्लीटली सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर दैट। अब आइए, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात होगी, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन की बात होगी, तब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, एक नया वर्ड आया आपके लिए। ऐसे हम आपको इक्विवेलेंट वेट एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें इक्विवेलेंट वेट को बारीकी से पढ़ाएंगे, उसी में हम आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस भी पढ़ाएंगे। लेकिन आज हम इतना आपको पक्का बता देंगे ताकि आपसे जो है एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन बन जाए और कोई दिक्कत आपको नहीं हो। और इक्विवेलेंट वेट चैप्टर में हम इस टॉपिक को बारीकी से स्टडी करेंगे। क्लियर है, समझ गए। अब आइए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, एक मिनट के लिए समझ लो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है। सपोज करो एक रिएक्शन है A प्लस B टेंड्स टू C प्लस D, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का तो के अनुसार यह होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। यानी सारा का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। समझ गए। अभी आप 2 मिनट बर्दाश्त कीजिए, सारा हम प्रूव कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। अगर दी A और B रिएक्ट करता है और C और D का फॉर्मेशन करता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। तो मान लो A आपका एसिड है, B आपका बेस है, C आपका सॉल्ट है, D आपका वाटर है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आप कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। तो एसिड बेस रिएक्शन में जब एसिड बेस रिएक्शन होगा, उस कंडीशन में जब नॉर्मेटिव और वॉल्यूम के रिलेशन की बात होगी, तो आप आराम से यहां कर सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यहां पे A को मैंने एसिड माना, B को बेस, हम प्रूव कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। आइए
तो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, according to law of chemical equivalence, number of gram equivalent of acid equal to the number of gram equivalent of base. number of gram equivalent तब कहेंगे जब वॉल्यूम हम लोगों का लीटर में रहेगा। क्यों, इधर आओ, जहां तक आप जानते हैं नॉर्मेटिव बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर दैट, समझ गए। अगर दिस वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में है तो यहां पे हम कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अगर दी सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है तो उसको लीटर में करने के लिए 1000 से लीटर ml को, मान लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ml में है तो लीटर में करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 1000 प्लट के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कब, इफ वॉल्यूम इज इन ml। क्लियर दैट। अब मुझे ये बताओ, ये नॉर्मेटिव है, वॉल्यूम को आप v मान लो, वॉल्यूम को क्या मान लो, v। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम। क्लियर दैट। मान लो एसिड और बेस रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है, इसके लिए नॉर्मेटिव N1 मान लो, वॉल्यूम V1 मान लो, इसके नॉर्मेटिव मान लो N2, वॉल्यूम V2। एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम, यानी कि N1 V1 एसिड के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस के लिए नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम N2 V2। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस होता है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, N1 V1 इक्वल टू द N2 V2। तो आपके लिए वेरी वेरी स्मार्ट फार्मूला N1 V1 इक्वल टू द N2 V2, इसे हम ट्राइटेशन फार्मूला भी कहते हैं। क्लियर है, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की बात करेंगे, इस लॉ की मदद से हम लोग एडियोमेट्री में क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करेंगे। टाइट्रेशन का क्वेश्चन इससे बारीकी से सॉल्व किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि हम आपको इक्विवेलेंट वेट चैप्टर में स्पेशली इसको ढंग से पढ़ाएंगे। क्लियर है, समझ गए। टाइट्रेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है, एडियोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसको हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे केमिकल इक्विवेलेंट किस चैप्टर में, आपका इक्विवेलेंट वेट चैप्टर में, ताकि हम लोग से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। लेकिन इस चैप्टर में हम इतना जरूर पढ़ लेंगे ताकि एसिड बेस टाइट्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग उसको क्या करें, बना दें। तो फाइनल फार्मूला है N1 V1 इक्वल टू द N2 V2, इसे हम लोग टाइट्रेशन फार्मूला भी कहते हैं। जब क्वेश्चन में इसका मेंशन हो एट इक्विवेलेंस पॉइंट, तो समझना कि एसिड बेस जो है कंप्लीट रिएक्ट कर गया और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन किया। क्वेश्चन में क्या मेंशन हो, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, तो क्या समझना है, एसिड बेस कंप्लीट रिएक्ट हुआ और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, उस कंडीशन में फार्मूला यूज करना है N1 V1 इक्वल टू द N2 V2। अब बताओ, N1 नॉर्मेटिव ऑफ एसिड के लिए, V1 वॉल्यूम ऑफ एसिड, N2 नॉर्मेटिव ऑफ बेस, V2 वॉल्यूम ऑफ बेस। क्लियर। तो नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम को आप कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। क्यों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम को कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्यों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम लीटर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कहेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस कहेंगे। जब वॉल्यूम ml में नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कहलाएगा और नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस कहलाएगा। क्लियर है। तो मोलारिटी भी क्वेश्चन में दिया हो तो उसको नॉर्मेटिव में कन्वर्ट कर देना है, कब, जब एसिड बेस रिएक्शन की बात आएगी तब, यानी डिफरेंट नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा तब। आइए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, क्या फार्मूला, नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेटिव इनटू वॉल्यूम लीटर। क्लियर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप पढ़े थे पिछले क्लास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का दूसरा फार्मूला मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेटिव और मोलारिटी का रिलेशन जब हम पढ़ाए थे तो आपको बताए थे, वी नो दैट
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू द मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। दूसरा फार्मूला इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला बोलो, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस की बात कर रहे हैं। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। बच्चा कहेगा सर ये सब तो आप हमको बताए हुए फिर क्यों लिखे? क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इसको रिकॉल करा दिए, ताकि जब हम लोग अभी क्वेश्चन करें तो ये नहीं लगे कि फार्मूला कहां से आ गया। क्लियर है? आप इसको लिखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक एग्जांपल करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस देख लें। इतना जरूर हम लोग आज समझ लें ताकि एसिड बेस टाइट्रेशन का कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। और जब हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को बहुत बारीकी से स्टडी करेंगे। क्लियर है? क्योंकि अभी एसिड बेस जब रिएक्शन की बात हुआ था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अनुसार N1V1 इक्वल टू द N2V2। N1V1 एसिड के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है और N2V2 बेस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। तो आइए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है देखा जाए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि इट स्टेट दैट इन एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, द इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आराम से चेंज करने के लिए आता है आपको। इट स्टेट दैट इन एनी केमिकल रिएक्शन द इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मस्ट बी सेम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, A प्लस बी टेंड्स टू C प्लस D कोई रिएक्शन है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो निकालने आ रहे लोग फॉर्मूला भी लिखा था, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर बराबर नॉर्मलिटी होता है आपका। क्लियर है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर आप कर सकते हैं। और आपने ये भी पढ़ा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू द नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर? आइए फॉर ए जनरल रिएक्शन, एक रिएक्शन लिया हमने 2A प्लस 3B टेंड्स टू C प्लस 6D। यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हो, A का 2 मोल है, B का 3 मोल है, C का 1 मोल है और D का 6 मोल है। इसका नहीं पूछते, यहाँ पे 1 है। A का कितना मोल है 2, B का कितना मोल है 3, C का कितना मोल है 1, D का कितना मोल है 6। अगर द मोल कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्टडी करें कर सकते हैं 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ B टू फॉर्म 1 मोल ऑफ C एंड 6 मोल ऑफ D। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है अगर दी मान लो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 6 है तो कहता है कि इस रिएक्शन में 6 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A रिएक्ट विद 6 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू द 6 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू द 6 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। यानी कि A B C D सारा का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस number of gram equivalent of A equal to the number of gram equivalent of B equal to the number of gram equivalent of C equal to the number of gram equivalent of D। जब वॉल्यूम लीटर में होगा तो हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे। और आप ये भी कर सकते हो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A equal to the number of milligram equivalent of B equal to the number of milligram equivalent of C equal to the नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। जब वॉल्यूम ml में रहेगा तब। मोल के टर्म में आपने क्या सीखा, 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ B टू फॉर्म 1 मोल ऑफ C एंड 6 मोल ऑफ D। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहता है कि A का जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा B का भी उतना ही होगा, C का भी उतना ही होगा, D का उतना ही होगा। सपोज करो अगर इसका A का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 6 है तो B का भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 6 होगा, C का भी 6 होगा, D का भी 6 होगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। आप इसे लिखिए। तो आइए अब हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे एक एग्जांपल कर लें। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि A प्लस B टेंड्स टू C प्लस D का फॉर्मेशन होता है, तो उस रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस
number of gram equivalent of A equal to the number of gram equivalent of B equal to the number of gram equivalent of C equal to the number of gram equivalent of D। चलिए उसको हम लोग आज प्रूव करते हैं। आइए, फॉर ए रिएक्शन, मैंने एक रिएक्शन लिया 2Na3PO4 प्लस 3BaCl2 Ba3PO4 होल 2 प्लस 6NaCl। यहाँ कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ कोफिशिएंट 3, यहाँ कोफिशिएंट नहीं कुछ तो 1, यहाँ कोफिशिएंट 6। अगर दी मोल के टर्म में देखा जाए तो क्या देख सकते हैं 2 मोल ऑफ Na3PO4 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ BaCl2 to form 1 मोल ऑफ Ba3PO4 होल 2 and 6 मोल ऑफ NaCl। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अगर इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट x है तो इसका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा x, इसका भी कितना होगा x, इसका भी कितना होगा x, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस किसी भी रिएक्शन के लिए जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट का होगा उतना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का भी होगा। आइए इसको चेक करते हैं बात सही है कि गलत। आइए, तो स्पेसीज मैंने लिया, वैलेंसी फैक्टर आपको आता है मोल, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, अभी भी मैंने आपको बताया। पहला स्पेसीज है आपका रिएक्टेंट में Na3PO4, इसको आप तोड़ दो 3Na प्लस PO4 माइनस 3, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है 3 प्लस, नेगेटिव चार्ज 3 माइनस, तो वैलेंसी फैक्टर 3, कितना कोफिशिएंट है 2, तो कोफिशिएंट को हम लोग क्या कहते हैं मोल, कितना मोल है 2, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। समझ गए, क्लियर है। अब देखिए मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर की बात है तो यहाँ पे मोल आपका कितना है 2 और वैलेंसी फैक्टर 3, तो कितना हो गया 6। दूसरा स्पेसीज आपका BaCl2, BaCl2 को डिकम्पोज करो Ba प्लस 2 2Cl माइनस, प्लस चार्ज कितना है 2, माइनस चार्ज कितना है 2, चार्ज यहाँ पे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस है 2 और माइनस भी 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज केटायन और एनायन लेना, या तो केटायन लेंगे या तो एनायन, दोनों का वैल्यू क्या आएगा सेम। क्लियर दैट, न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। अब मोल कितना कोफिशिएंट है 3, कोफिशिएंट को मोल कहते हैं 3 है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो 3 इनटू 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे अगर देखा जाए मोल आपका 3 है तो 3 लिख दो, 3 इनटू 2 बराबर 6। अब देखो तीसरा स्पेसीज है Ba3PO4 होल 2, इसको डिकम्पोज करो 3Ba प्लस 2 और 2PO4 माइनस 3, तो इसका चार्ज यहाँ कितना हो गया 3 इंटू प्लस 2 प्लस 6 और माइनस 6, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज लेना है तो आपका वैलेंसी फैक्टर 6, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो मोल कितना 1, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू 6 इक्वल टू द 6। प्रोडक्ट का लास्ट स्पेसीज है NaCl, NaCl को आप ले लो, डिकम्पोज करो Na प्लस Cl माइनस, कितना प्लस चार्ज है 1, कितना माइनस चार्ज है 1, तो वैलेंसी फैक्टर 1, इसका मोल कितना है 6, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कोफिशिएंट होता है उसे मोल कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोल है आपका 6 into 1 बराबर 6। अब मुझे बताओ इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 6 आया, 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 प्रूव हुआ कि नहीं। अगर दी A प्लस B टेंड्स टू C प्लस D कोई रिएक्शन है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू द number of gram equivalent of B equal to the number of gram equivalent of C equal to the number of gram equivalent of D। यानी कि according to law of chemical equivalent the number of gram equivalent of reactant must be equal to the number of gram equivalent of product। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट की मदद से हम लोग एडियोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने लिखा therefore number of gram equivalent of Na3PO4 equal to the number of gram equivalent of BaCl2 equal to the number of gram equivalent of Ba3PO4 whole 2 equal to the number of gram equivalent of NaCl। सबसे बेस्ट बात यह है कि इन दिस मेथड कौन सा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वाला मेथड,
In this method there is no need to balance a chemical reaction. रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता भी नहीं है और क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। लेकिन मोल मेथड के द्वारा रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। क्लियर दैट? आप इसे लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। आइए अब हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन पे यानी कि न्यूट्रलाइजेशन पे एक क्वेश्चन कर लें। हाउ मेनी ml ऑफ 0.25 molarity HCl are required to neutralize? न्यूट्रलाइज मींस क्या होता है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जहां भी न्यूट्रलाइज की बात हो समझो एसिड बेस रिएक्ट हो रहा है। 25 ml of 0.2 molarity BOH Hall 2। क्लियर है? अब देखो यहां पर तो पहला सॉल्यूशन में सॉल्यूट HCl है जो कि एसिड है, मोलारिटी है 0.25। क्लियर है? और उसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है और वह किससे रिएक्ट करता है। एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है BOH Hall 2 जो कि बेस है, अब मोलारिटी है 0.2 और वॉल्यूम है 25 ml। तो बोलता है फर्स्ट सॉल्यूशन इन HCl इन एसिडिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा। आप देखिए ये एसिड है ये बेस है, क्या दोनों डिफरेंट नेचर है कि नहीं? हाँ आ गया ना। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे सेम नेचर की बात कर रहे थे, अब ये डिफरेंट नेचर आ गया। इसे हम लोग टाइट्रेशन का भी कहते हैं और इसे हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर है? और टाइट्रेशन फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, N1V1 इक्वल टू द N2V2। तो मोलारिटी अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले मोलारिटी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, नॉर्मलिटी में। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन 100% आईटी मेंस नीट और एडवांस में हर साल पूछा जाता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं M1V1 इक्वल टू द M2V2, नहीं, जब सेम नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा तभी उसकी बात करेंगे। जब डिफरेंट नेचर होगा, एसिड और बेस होगा, न्यूट्रलाइजेशन की बात होगी, टाइट्रेशन की बात होगी, तब हम नॉर्मलिटी वाला ही केवल फार्मूला यूज करेंगे N1V1 इक्वल टू द N2V2। N1V1 जो है एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है और N2V2 जो है बेस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। क्लियर दैट? तो क्वेश्चन समझ के क्या समझे, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है एसिड यानी HCl, मोलारिटी है 0.25, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, यानी सॉल्यूशन एसिडिक है, वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, वह रिएक्ट करता है किससे, बेसिक सॉल्यूशन से जिसमें बेस है BOH Hall 2 और उस सॉल्यूशन का मोलारिटी है 0.2 और वॉल्यूम है 25 ml। तो HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, इधर आइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसिड है आपका HCl, बेस है BOH Hall 2, एसिड का मोलारिटी M1 हम माने हैं 0.25 दिया है, एसिड का वॉल्यूम, एसिड सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूछ रहा है V1 निकालना है हमको, बेस सॉल्यूशन का मोलारिटी M2 0.2 है और बेस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2 हम माने 25 ml है। तो सबसे पहले सर क्या बताए हैं कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन का क्वेश्चन होगा तो N1V1 बराबर N2V2 से बनाना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के फार्मूला से बनाना है, टाइट्रेशन के फार्मूला से बनाना है। क्लियर दैट? एसिड बेस टाइट्रेशन इसे कहते हैं। तो 4HCl सबसे पहले मोलारिटी से हम नॉर्मलिटी निकाल लें। 4HCl, HCl को पानी में डाल दो, H+Cl- कितना H+ रिलीज किया 1, तो वैलेंसी फैक्टर 1 दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। क्योंकि नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है इसलिए N1 HCl के लिए नॉर्मलिटी N1 हम लोगों ने माना। N1 बराबर क्या, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर M1 इनटू Vf। M1 कितना 0.25 इनटू 1 बराबर 0.25। फॉर BOH Hall 2 बेस को पानी में डालो, Ba+2 2OH- कितना OH- है रिलीज किया 2, जिसका वैलेंसी फैक्टर 2 यानी एसिडिटी 2। जहां तक हम जानते हैं नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो यहां पे बेस का नॉर्मलिटी हम लोगों ने N2 माना, N2 बराबर M2 इनटू Vf क्योंकि मोलारिटी M2। तो आपका M2 कितना दिया गया 0.2, 0.2 इनटू 2 बराबर 0.4। हां हम जानते हैं फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन N1V1 इक्वल टू द N2V2। N1V1 क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जब वॉल्यूम लीटर में रहेगा और जब वॉल्यूम ml में रहेगा तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस N2V2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस जब वॉल्यूम लीटर में रहेगा तो
और जब वॉल्यूम ml में रहेगा तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो देखिए N1 आपको पता चल गया, N2 पता चल गया, V2 आपको पता है, आपको V1 निकालना है। तो N1 V1 बराबर N2 V2, इसलिए V1 बराबर क्या हो जाएगा N2 V2 by N1। N2 का वैल्यू देख लीजिए आप 0.4, V2 का वैल्यू देखिए 25, 0.4 into 25 बाय N1 आपका 0.25। जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 40 ml। समझ में आ गया? इसको लिखिए, क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। आइए क्वेश्चन और हम लोग कर लें एसिड बेस टाइट्रेशन का, यानी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.3 मोलारिटी H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज 200 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी NaOH सॉल्यूशन। जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है H2SO4, उस सॉल्यूशन का मोलारिटी 0.3 है, आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है और वह रिएक्ट करता है किससे, एक दूसरा सॉल्यूशन से जिसमें सॉल्यूट है NaOH और मोलारिटी है 0.5 और उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 200 ml। यानी एसिड बेस रिएक्शन की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा आपको फाइंड करना है, समझ गए? यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसमें का मोलारिटी 0.3 है और वो एसिडिक सॉल्यूशन है क्योंकि सॉल्यूट एसिड है, वह कंप्लीट रिएक्ट करता है किससे, एक बेसिक सॉल्यूशन से जिसमें बेस NaOH है और मोलारिटी 0.5 है, वॉल्यूम 200 ml है। तो पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सॉल्यूशन जो एसिडिक है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आइए, एसिड है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एसिड H2SO4, बेस NaOH, मोलारिटी M1 मानते हैं हम मोलारिटी ऑफ एसिड, V1 मानते हैं वॉल्यूम ऑफ एसिड, M2 मानते हैं मोलारिटी ऑफ बेस, V2 मानते हैं वॉल्यूम ऑफ बेस क्या, सॉल्यूशन का। तो एसिडिक सॉल्यूशन का मोलारिटी 0.3, वॉल्यूम आपको निकालना है, पूछा जा रहा है। बेसिक सॉल्यूशन का मोलारिटी है 0.5 और वॉल्यूम है आपका 200 ml। M1 0.3, V1 निकालना है, V2 है 200 ml, M2 है 0.5। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात हो, एसिड बेस रिएक्शन की बात हो, हम फार्मूला लगाएंगे N1V1 इक्वल टू द N2V2। बहुत बारीकी से हम आपको समझा चुके हैं। तो सबसे पहले मोलारिटी से नॉर्मेटिव निकाल लिया जाए। H2SO4 के लिए तोड़ दो, 2H प्लस SO4 माइनस 2, कितना H प्लस आने रीच किया 2, तो वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 2, बेसिसिटी बराबर 2। हम जानते हैं नॉर्मेटिव इक्वल टू द मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसलिए N1 बराबर M1 इनटू Vf, तो 0.3 इनटू 2 बराबर 0.6। फॉर NaOH डिकम्पोज करो, Na प्लस OH माइनस, एक OH माइनस आयन रिलीज किया, वैलेंसी फैक्टर बराबर एसिडिटी बराबर 1। हम जानते हैं नॉर्मेटिव बराबर मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि जैसे एसिड बेस रिएक्शन है, डिफरेंट नेचर ऑफ सॉल्यूशन का रिएक्शन है, तो हम लोग नॉर्मेटिव वाला फार्मूला लगाएंगे N1V1 इक्वल टू द N2V2। एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। तो N2 बराबर M2 इनटू Vf, तो M2 आपका है 0.5, वैलेंसी फैक्टर 1 0.5। जहां तक हम जानते हैं फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन N1V1 इक्वल टू द N2V2। N1V1 है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, N2V2 है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यहां वॉल्यूम ml में है जिसे हम कहेंगे नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो आपसे V1 बराबर क्या हो जाएगा N2V2 बाय N1। N2 है आपका 0.5, V2 है आपका 200 ml बाय N1 है आपका 0.6। अब डिवाइड करो आएगा 166.67 ml। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आईटी मेंस एडवांस और नीट का एसिड बेस रिएक्शन का कुछ क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन बैंक से। उसके बाद हम आपको फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, यानी लास्ट क्लास होगा हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म का। कंसंट्रेशन टर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए टाइम टेकिंग टॉपिक था। उसके बाद जो सॉल्यूशन का टॉपिक होगा बहुत आसान होगा, एक दिन में एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर? जो आपके लिए क्लास रूटीन अपलोड किया गया था उसको हम लोग 100% फॉलो करेंगे, हम भी फॉलो करेंगे, आप भी फॉलो करें, मन लगा के पढ़ें। जो भी आपको दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, और अगर यह व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हुए हैं
तो व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके फोन करके उसमें ऐड हो जाएं, ताकि हम आपको असाइनमेंट डीपीपी मटेरियल उस पे भेज सके जब तक आप लोगों का ऐप नहीं बन के कंप्लीट हो जाता है। ऐप बनने में 2 से 4 दिन आपका टाइम लगेगा, समझ गए। और मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के द्वारा आप जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।